सबसे पहले तो मैं बड़ी खुशी हुई देख कर के जो पाकिस्तान की काविशें थीं इस जंग को रुकवाने के लिए, और आज जब सुबह देखा कि जहां पर ईरानियन एग्रीमेंट पे जो एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर ईरानियन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर थे, वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी सिग्नेचर थे, और ये एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये सारा मार्का जो शुरू हुआ, जहाँ से पाकिस्तान को एक रिकग्निशन मिली, क्योंकि वो भी वक्त था जब हम अमेरिका के सदर की टेलीफोन का इंतज़ार करते थे और वो टेलीफोन नहीं आता था, और एक वो वक्त आ गया और वो सारा जो मार्का हुआ वो था मार्का हक या बुनियान अल मरसूस। ये लफ्ज़ ही ऐसा था कि जो सूरत सफ़ से लिया गया कि अ वॉल ऑफ सॉलिड लेड, या फिर कहते हैं जो स्ट्रक्चर है एक आपस में जुड़ा हुआ है, और वो रेफ़र किया गया था अपनी कौम की तरफ। जब ये कौम आपस में जुड़ी और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ फतह दी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक रिकग्निशन आई। यहाँ तक कि हमने जो एक ज़बरदस्त बिफिटिंग रिप्लाई दिया मार्का हक के जवाब में, जो ऑपरेशन संदूर था उसके लिए। इसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब और जितने उनकी टीम थी जिसने इसमें काम किया, और ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, कि उनकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, मैं पहले भी ये बात की है कि जून 2026 के अंदर जब पहला हमला हुआ ईरान के ऊपर, और उसमें जो हमारे उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब फील्ड मार्शल थे, वो जाकर मिले ट्रंप को और उनकी टीम को, और वहाँ पर उन्होंने जो बात की, जो उनको समझाने की कोशिश की, वो दो चीज़ें मेरे नज़दीक वो दो चीज़ें थीं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस जंग को आप ख़त्म कर दें, और दूसरा उनको ये बताया था कि कभी भी ये कोशिश ना करना, क्योंकि 20 साल अफ़गानिस्तान में आपने रहकर देख लिया कि आखिर में वहाँ से बॉडी बैग्स उठाकर और वापस जाना पड़ा, तो यहाँ भी कभी डोंट पुट योर बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ थी जो मेरे ख्याल में उनकी समझ में आई, और फिर वो लड़ाई जो है वो बमबारी करने के बाद ख़त्म कर दी गई। लेकिन दोबारा फरवरी के अंदर जो है इस साल वो लड़ाई शुरू हो गई, और उसमें भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार था। ना तो रजीम चेंज हो सका वहाँ पर, ना ही रज़ा शाह पहलवी को लाकर वहाँ बिठा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर करवाने में, उसके बाद कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया का जो रोल था उसको अप्रिशिएट किया गया। और मैं जो ये बात सारी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है, और इसमें भी, इस लड़ाई के अंदर भी पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी सामने आई हैं, और अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने इस वक्त ग्रैब ना किया तो मेरा ख्याल है कि बाद में फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। एक तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त इस लड़ाई के बाद जो डाइवर्जन हुई है, उसमें जो ट्रांसशिपमेंट है उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ हुआ है, और हमारी जो ट्रांसशिपमेंट है, वज़ीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मालूम होगा कि जो मेरे पास फिगर्स आई हैं कि 1400% जो है वो पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर अब वो शिप्स आनी शुरू हो गई हैं जो आगे जाया करती थी। तो इसलिए उसमें हमें चाहिए कि एक तो उस पर हम लॉजिस्टिक्स अपनी ठीक करें ताकि जो डाइवर्जन पाकिस्तान की तरफ आ रही है उसका हम फ़ायदा उठा सकें, और दूसरा गवादर का जो पोर्ट है, ये एक अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ज़बरदस्त जगह दी है, डीप सी पोर्ट जो है, और नेचुरली अगर देखा जाए तो ये हब है। पाकिस्तान जो है ये एक एयरलाइन के लिए भी हब था, एक शिपमेंट के लिए भी हब था, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए तमाम जो फ़्लाइट्स हैं या फिर ये ट्रांसशिपमेंट है, ये सब पाकिस्तान जो है इसका हब है। और ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी। अगर आपने देखा हो कि ये जो दहशतगर्दी शुरू होने से पहले या कराची में जो मामलात ख़राब होने शुरू हुए,
तो तमाम दुनिया की एयरलाइंस वहाँ आती थी, सारी शिपमेंट वहाँ आती थी। और अब अल्लाह ताला ने हमें ग्वादर दिया, और अगर हमने इस ग्वादर को भी ना सही तरीके से बनाकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके लॉजिस्टिक्स ना दे सके तो फिर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बार बार नहीं आएगी। अब मैं थोड़ा सा इस बजट के ऊपर ना बल्कि कोई तनकीद के लिए बल्कि इस्लाह के लिए बात करना चाहूँगा कि ये तीसरा बजट है गवर्नमेंट का, तकरीबन 27.6 ट्रिलियन डॉलर्स का ये बजट है, जिसमें 8.8 ट्रिलियन जो है वो सूबों से लेकर दिए जा रहे हैं हुकूमत को। और अभी भी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ पिछले बजट में जो 3.7% आया, इस दफ़ा हमारा टारगेट 4% का है। ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये पाकिस्तान की इन हालात के अंदर 4% तो कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने गिरदोनवा में देखें तो जब तक हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है 6, 7, 8% पे नहीं जाएगी तो ये हम उन लोगों को जिसका हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि गुर्बत की लाइन से ऊपर लेकर आएँ। और यहाँ पर किसी ने तकरीर करते हुए कहा कि जिस शख्स की तनख्वाह 8,000 रुपये है महीने की वो गुर्बत की लाइन से ऊपर है। मुझे वो देखकर बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ। अब मुझे मालूम नहीं कि किसने वो बात की थी कि 8,000 रुपये में तो आजकल आप मतलब कि एक टाइम का खाना भी कई लोग ऐसे हैं जो खाते हैं तो वो 8,000 से ज़्यादा का बिल आ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन मामलात को ठीक करने के लिए जब तक हमारा, अगर हम देखें कि इस दफ़ा का जो टारगेट है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है तकरीबन 37 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो है बिटवीन दी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब इसके अंदर जब हमने ये इसको कम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल है हम अपनी इकॉनमी को रिवाइव नहीं कर सकेंगे। और इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि जो एसेंशियल गुड्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको पाकिस्तान में बनना चाहिए, जो पैसा हम उसके ऊपर ज़ाया करते हैं, जो जिसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, कुछ अरसे के लिए एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके उस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जो है सजेशंस दी जा सकती हैं कि आप अपने उन मुल्कों के साथ जिनके साथ आपका ट्रेड ज़्यादा है आप बार्टर एग्रीमेंट्स करें, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ है, चाइना के साथ है और दीगर ममालिक के साथ है, कि बजाय इसके कि अपने आप रिजर्व्स में से पैसे निकाल कर उनको दें, आपको चाहिए कि बार्टर एग्रीमेंट्स करें उनके साथ। दूसरा, यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त आए मिलने के लिए, उनसे मैंने बात की और एक्सपोर्टर्स जो है वो खुश हुए कि उन्होंने अप्रिशिएट किया पर्टिकुलरली जो रिडक्शन इन एडवांस टैक्स किया है और एग्जेम्पशन दी गई है फ्रॉम सुपर टैक्स। लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो टेक्सटाइल के अंदर हो रही हैं, गारमेंट्स के अंदर हो रही हैं। और ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें तकरीबन 51% जो है वो वैल्यू एडिशन हुई है। उस वैल्यू एडिशन में अब उन पे एक टैक्स लगा दिया गया है जिसको कहते हैं मिनिमम टैक्स रजीम कहा गया है, वो 1% से बढ़ाकर 1.25% कर दी गई है। इसको उन्होंने ये सजेशन दी है और मेरे ख्याल में हुकूमत से भी उनकी मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है कि 4% पे जो इंडस्ट्री काम कर रही हो प्रॉफिट बेस पे, वो नहीं ये कर सकती कि वो इतने टैक्स देने के बाद जो है वो अपने माल को आगे पाकिस्तान से बाहर भी भेज सकें। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी है जो मेरे ख्याल में वज़ीर ख़जाना साहब के पास भी पहुंच चुकी है कि पहले उन पे जो फिक्स टैक्स रजीम होती थी या फाइनल टैक्स रजीम कह लें उसको, FTR होता था, वो 1% पे होता था। जी, मैं जारी रखता हूँ अपनी तकरीर को। जो मैं बात कर रहा था ये गारमेंट के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके हवाले से कर रहा था कि उनको MTR से FTR में लाने के लिए, जो कि 2024 तक पिछले 30 साल से वो चल रहा था, उसमें ये था कि जितनी अपनी वो एक्सपोर्ट करते थे उसका 1% टैक्स जो है उनसे लिया जाता था। अगर 100 रुपये की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 1 रुपया उनसे लिया जाता था।
और उसमें क्या होता था, इसको कहते थे फाइनल टैक्स रिजीम भी कह लें इसको आप, जो फिक्स टैक्स रिजीम कह लें FTR में। उसमें ये होता था कि वो चुप करके अपना जितनी एक्सपोर्ट करते थे अपने पैसे वो देते थे और उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता था। सवाल जवाब इन द सेंस कि किसी को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब उन्होंने ये जब से ये लगाया है मिनिमम टैक्स रिजीम लेकर आए हैं, इसके अंदर जो उन्होंने नुकसान हुआ है ये ख़ुद FBR के मिनट्स के अंदर भी है कि तकरीबन 90 बिलियन का नुकसान हुआ है वो रिजीम लगाने के लिए। लेकिन उसमें फ़ायदा किसका है? उन लोगों का है जो कि ऑडिट कर सकें, जो कि फैक्ट्रियों के अंदर जाके चेक कर सकें और जो कि जिसको कहते थे कि पहिए लगाते हैं फाइलों के नीचे तो तब काम होता है। तो एक सिंपल सी चीज़ उन्होंने सजेशन दी है। वज़ीर आज़म साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, मुझे उन्होंने बताया, और वज़ीर आज़म साहब ने शायद किसी को कहा भी है कि वो इसको जो है वो गौर से देखें। दूसरी बात जो करने की थी वो ये थी कि मैंने इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने गिरदोनवा में देखें कि हमने कितना हमारे मुल्क में कितना टैक्स लगा हुआ है और वो ममालिक जो हमसे आगे हैं और जो बेहतर एक्सपोर्ट्स अपनी कर रहे हैं उनमें कितना टैक्स लगा हुआ है। इसमें आप देखें अगर टर्की है तो 9%, बांग्लादेश 10% और अगर ग्रीन फैक्ट्री है तो उसमें 12%, श्रीलंका में 15% और हमारा जो टैक्स है वो EOBI और FPPF और ये सारा कुछ मिला के 72% पे जाके रुकता है। और 72% जो टैक्स देगा कंपनी वो किस तरह? अब इससे नुकसान क्या हो रहा है हमारा? इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं और मुश्किल में है वो अपने री इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोच रहे, और नई इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जबकि उनको आप इनकरेज नहीं करेंगे। तो ये मेरी एक दो सजेशंस हैं जो मैं देना चाह रहा था यहाँ पर। इसके साथ साथ थोड़ा सा कैपेसिटी जो है पेमेंट उसकी भी मैं बात करूँगा। वज़ीर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारा जो इसको किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है कैपेसिटी पेमेंट, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो एक्सपर्ट है वहाँ यहाँ बैठे हुए, मैं वो फिगर्स देख रहा हूँ कि 1.7 से 1.9 ट्रिलियन की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो हम दे रहे हैं इस वक्त कंपनीज़ को, उन कंपनीज़ को दे रहे हैं जो कि आइडियल कैपेसिटी है। और इसमें अगर टोटल अगर हम देखें परचेज़ कॉस्ट जो आती है 3 ट्रिलियन अगर है तो उसमें कैपेसिटी चार्जेस जो है वो 60%, और 60% कैपेसिटी चार्जेस का मतलब है कि दिस इज़ आइडियल इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ लाइंग ओवर देयर एंड नॉट बीइंग यूज्ड, और हर कंज्यूमर के ऊपर 17 रुपये पर यूनिट जो है वो आइडियल कैपेसिटी के पे करने पड़े। तो किस तरह अफोर्ड करेंगे इसको आगे ले जाने के लिए? तो इसमें ये सजेशन है कि जो आइडियल कैपेसिटी है, वज़ीर साहब को एक मैंने ख़त भी भिजवाया अपने भाई लगारी साहब को, इसके लिए कि इस आइडियल कैपेसिटी को अगर इस्तेमाल किया जाए उस इंडस्ट्री को, जैसे कि मिनरल्स हैं, क्रोमाइट है, फेरो अलॉय हैं और गोल्ड है। रिसेंटली पाकिस्तान में गोल्ड भी बहुत बड़ा एक काम शुरू हुआ है। एपेक्स एनर्जी की एक बहुत बड़ी कमेटी बनी है, ये चलास में नीचे तरबेला से नीचे डाउन स्ट्रीम तरबेला जो है वहाँ पे गोल्ड, इसमें भी आगे जाकर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। तो जिस तरह बाकी इंडस्ट्री को ये कह रहे हैं कि जी अगर आप इंक्रीमेंटल इस्तेमाल करेंगे, बिजली से 1000 कर रहे हैं, अगर 1500 करेंगे तो उस 500 पे आपको वो SRO है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम आपको कम चार्ज करेंगे, 24 रुपये कुछ चार्ज करेंगे बजाय इसके। तो ग्रीन फील्ड जो इंडस्ट्री है, जो नई इंडस्ट्री आ रही है, जो यहाँ से हम क्रोमाइट फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर उसको रॉ जो है इंडिया भेज देते हैं, चाइना भेज देते हैं, और वो चाइना से फिर उसको वैल्यू एडिशन करके वापस पाकिस्तान आती है, जो कि यहाँ पर एलुमिनियम इंडस्ट्री के अंदर, डिफेंस के अंदर और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो क्यों नहीं हम उस आइडियल कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं, उनको देते हैं उसी तरह जिस तरह हम इंक्रीमेंटल दे रहे हैं उनको दें। ग्रीन फील्ड जो नई आ रही है इंडस्ट्री, उसको कहेंगे आगे इस्तेमाल करो, जितनी वो इस्तेमाल होगी उतनी हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरा जो जिस पे बात हुई है यहाँ पर पेट्रोलियम लेवी, वो भी मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। चले ये ठीक है, पाकिस्तान अगर मुश्किल में है तो आप इसको चार्ज ज़रूर करें, लेकिन जो कीमत पेट्रोल की है इंपोर्ट की, वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए आवाम के लिए। ये नहीं कि अगर 100 रुपये कम हुई है तो आप 20-25 रुपये उनको दे रहे हैं और बाकी जो है वो जेब में डाल रहे हैं, ये ज़्यादती की बात है। अगर 200, मैं देख रहा था कि अगर 216 रुपये का पेट्रोल आ रहा है लीटर का,
तो उस पे 198 रुपीज़ जो है वो लेवी है, जिसमें कि डिफरेंट टैक्सेस है, अब मैं उनको डिटेल में नहीं जाता। तो वो 216 रुपये का पेट्रोल जो है वो 414 रुपये का पड़ता है आवाम को जाकर, ये सारी जो लेवीज जो बीच में डालकर। तो हम ये लेवी क्यों डाल रहे हैं पेट्रोलियम? अच्छा, वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कह दूँ। इसमें मैं बताना चाह रहा था कि पर कैपिटा इनकम जो हमारे गिरदो नवा है उनकी कितनी है, और हमारी एजुकेशन पे बड़ा अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन पे पर कैपिटा हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान 25 रुपये इस्तेमाल कर रहा है तो नेपाल जैसा मुल्क 55, बांग्लादेश 56 और श्रीलंका 78। हेल्थ पर कैपिटा पाकिस्तान 30 रुपीज़, इंडिया 85, अफगानिस्तान 59, चाइना $763 पर कैपिटा, बांग्लादेश 53, नेपाल 84। तो ये और फिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मैं भी वाइंड अप करूँ 1-2 मिनट में, मैं सिर्फ ये बात कर लूँ, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी। इसमें बस थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मैं देख रहा था कि एक साल में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 59% बढ़ी, LPG जो है वो 57% बढ़ी है, पेट्रोल जो है वो 50% बढ़ा है और डीजल भी 50% बढ़ा है, और प्याज, आलू प्याज की हम बात करते हैं 100% जो है वो इंक्रीज़ हुई है उसकी, और आटे की 60% इंक्रीज़ हुई है एक साल के अंदर। ये तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। बहुत सी बातें राजा परवेज़ अशर साहब ने कर दी जो मैंने करनी थी कश्मीर के हवाले से, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सी मेरी बातें बीच में ले गई। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगा आपका, ये बताने के लिए कि हमारा जो हल्का है साउथ पंजाब में है, वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाना चाहूँगा, वज़ीर आला की नोटिस में भी लाना चाहूँगा कि जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं तो हम शुरू होते हैं मुल्तान से और जाकर ख़त्म हो जाते हैं रहीम यार ख़ान में। सारा काम जो है मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, एक इलाका है भावलनगर का जो कि बॉर्डर के साथ, जहाँ पे नीचे पानी कड़वा है, जहाँ पर नहरों के अंदर पानी नहीं आ रहा, जहाँ पर कॉटन पर कैपिटा पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा, वीट पर कैपिटा पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा थी भावलनगर के अंदर। आज वो इलाका सारा सेमज़दा हो गया है, कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दे रहा कि इसको ठीक किया जाए। कॉटन के बारे में जो हमारी मेन क्रॉप थी, हम एक ज़माने में 15 मिलियन बेल्स जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो अब हम आ गए हैं 5.5 मिलियन बेल्स के ऊपर, और ये तकरीबन $10 बिलियन का लॉस है। और इस पर सिर्फ इसाक डार साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी थी जिसमें क्लाइमेट चेंज को देखना था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखना था। हालात ये हो गए हैं कि इसका ये हुआ है कि 1200 जिनिंग फैक्ट्रीज थी पंजाब के अंदर, जिसमें से अब 450 रह गई हैं, और 750 जिनिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर वहाँ पर कॉलोनीज़ बन गई हैं, यानी कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं उनके अंदर। तो ये हमारे हाल है। लेबर, टेक्सटाइल की स्पिनिंग मिल्स थी फॉर एग्ज़ाम्पल 500 मिलें थी, अब 150 जो है उसमें से बंद हो चुकी हैं, और ये कितना नुकसान हो रहा है कि एक कैश क्रॉप को जो है हमने उसका इतना नुकसान कर रहे हैं। और जो टेक्सटाइल वाले हैं फिर $3 अरब की वही कॉटन जो है यहाँ अगर हम लगाते तो इंपोर्ट ना करनी पड़ती, वो फिर इंपोर्ट करके अपनी वो चलाते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत सी बातें और थी, लेकिन चलें अब टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब को भी और वज़ीर आज़म साहब को भी कि जो इसमें सैलरीड क्लास है उसके लिए थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। जो रिटेलर्स हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब खुश हैं इस बजट से। तो ओवरऑल इट्स अ गुड बजट, जितना इस कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए करना चाहिए था उन्होंने किया है। लेकिन ये जो सजेशंस आई हैं गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स की तरफ से, इसकी तरफ गौर करें। और ये जो बातें हो रही हैं कि जो मुश्किल से हमने निकालना है इस मुल्क को, उसमें ये बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो 2-3 दफ़ा ऑफ़र दी है ऑपोजिशन को, मैं भी उनको कहूँगा कि जिस तरह 26वीं तरमीम के वक्त आप आकर बैठे थे लेकिन एंड में माने नहीं, उस तरह अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, आकर बैठें हुकूमत के साथ, हम भी साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ताकि इस मुल्क के अंदर एक चार्टर ऐसा हो कि हमने पाकिस्तान को पहले रखना है और उसके बाद हमने अपनी सियासत करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं इस पर गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, जो हमारा दुश्मन जो है इसका फ़ायदा उठा रहा है, इसमें जब पूरी कौम एक पेज पे होगी तो जिस तरह हमने बनियान अल मरसूस में या मार्का हक में
कामयाबी हासिल की है, फिर हम इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कल एक ऐसा दिन था जो पाकिस्तान